इतिहास तो यही कहता है कि मून की सतह पर सिर्फ 12 इंसानों के फुटप्रिंट्स हैं। लेकिन हाल ही में नासा की एक तस्वीर से पता लगा है कि कुछ और लोगों ने लूना सरफेस पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें कुछ बड़े ही अनोखे ऑब्लॉन्ग फीचर्स नजर आते हैं। उनमें से कुछ तो मून की सतह पर बने फुटप्रिंट्स जैसे लगते हैं। अगर वो इंसानों के पहले इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरर्स के फुटप्रिंट्स नहीं हैं, तो कुछ और हैं। दिन बड़ा सुहाना है। आसमान में बादल भी नहीं है। अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट हैरिसन श्मिट उन आखिरी लोगों में से एक थे जिन्होंने लूना सरफेस पर कदम रखा था। ये प्रोफेशन से एक जियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इतिहास के सबसे लंबे मून वॉक में करीब 700 लूना सैंपल्स जमा किए हैं। यहाँ इसे मिट्टी के पास रखो, मिट्टी से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि हमें जिस काम के लिए भेजा गया है उसे लिमिटेड टाइम में कैसे खत्म किया जाए। हम 6 मिनट बाद यहाँ से वापस लौटने की सोच रहे हैं। इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने मून वॉकिंग का अपना बड़ा अनोखा तरीका अपनाया। मैं सरफेस पर ग्लाइड कर रहा था और जब भी पैर नीचे आते मैं सतह को पंजों से पुश करके एक्सेलरेट करता। मैं मून पर रोल कर रहा था। एक दिन समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए श्मिट और उनके साथी एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नन ने अपने लूनर रोवर में करीब 32 किलोमीटर का सफर तय किया। हमें स्टेशन 2 के लिए जहां पहुंचना था हम वहां पहुंच चुके थे और वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। मून पर ना तो हवा है ना ही वहां भूकंप होते हैं, इसलिए उनके ट्रैक्स वहां कई 100 करोड़ साल तक अनटच्ड रह सकते हैं। जब हम मून से वापस लौट रहे थे तब हमें खिड़की के बाहर अपना लॉन्च पैड और वो ट्रैक्स दिख रहे थे जो हमने वहां छोड़े थे। वो ट्रैक्स आज करीब 40 साल बाद भी वही हैं और नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने सन 2009 में जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी थी उनमें भी वो नजर आ रहे थे। 40 साल बाद उन पिक्चर्स को देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम वहां गए थे और अब तक कुछ भी नहीं बदला था। कभी कभी हम उन ट्रैक्स को देखकर आपस में मजाक भी करते थे। अक्सर एक दूसरे से कहते भी थे कि लगता है हमसे पहले भी कोई यहाँ आया था। लेकिन जब लूना ऑर्बिटर ने मून से इमेजेस का दूसरा सेट भेजा तो वो मजाक काफी सीरियस बन गया। मून की सतह पर कई बड़े अनोखे फुटप्रिंट्स बने हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बने हैं। चौंकाने वाली बात सिर्फ उन फुटप्रिंट की शेप ही नहीं थी बल्कि उनका पाथ भी था। साफ दिख रहा था कि वहाँ एक के बाद एक पैर रखा गया है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मून पर कोई नंगे पांव चला हो। वो अनोखे निशान सबसे करीबी अपोलो लैंडिंग साइट से करीब 50 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अपोलो एस्ट्रोनॉट्स कभी भी अपने स्पेसक्राफ्ट से 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं गए। अगर वो सचमुच फुटप्रिंट्स ही थे तो किसी इंसान के तो नहीं हो सकते। उस तरह के ट्रेल्स अक्सर डेजर्ट में बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो फुटप्रिंट्स किसी इंसान के पैरों से बने नहीं लग रहे थे। वो काफी बड़े फुटप्रिंट्स थे। वो कई किलोमीटर चौड़े थे। इंसान के पैर ऐसे नहीं होते। कोई और क्रीचर भी इतने बड़े प्रिंट नहीं बना सकता था। तब साइंटिस्ट्स उसके अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगे। कुछ का कहना था कि मून पर किसी मीटियोराइट के इंपैक्ट से वो फीचर बने थे। हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर का इतिहास बड़ा ही वायलेंट रहा है। मून पर तरह तरह के इंपैक्टर्स की बरसात हो रही थी और उनसे ही वो क्रेटर्स बने जिन्हें हम आज देख रहे हैं। लेकिन अगर वो फुटप्रिंट्स किसी मीटियोर चेन से बने होते तो क्रेटर्स को एक सीधी लाइन में होना चाहिए था। आज हमें लूनर सरफेस पर कई किलोमीटर में बने जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो इंपैक्ट क्रेटरिंग प्रोसेसेस से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। जब मीटियोर्स बाहर हो गए तब साइंटिस्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी जगहों पर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ढूंढने लगे। उन्हें एक क्लू मिला कैलिफोर्निया के लावा बेड्स में, जहां मून जैसे ही क्रेटर्स मिले और वो करीब 46,000 एकड़ के इलाके में फैले हुए थे। हमें तो
यही लग रहा है कि गड्ढों की वो लीनियर चेन्स असल में जमीन के नीचे दफन लावा की उन ट्यूब्स का सरफेस एक्सप्रेशन है जो आज से कई 100 करोड़ साल पहले मैग्ना ले जाती थी। आज हम जानते हैं कि मून की सतह पर काफी एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म हुआ था। मून की सतह पर आज भी लावा के बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स उन लावा प्लेन्स के बीच में ही हैं और उनमें आज से 200 या 300 करोड़ साल पहले विस्फोट हुआ था। वो लूनर सरफेस पर बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं क्योंकि आज के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस उन्हें मिटा नहीं रहे हैं। उसकी सतह के नीचे लावा बह रहा था और उन जगहों पर छत धंस गई थी। लावा टूम्स तो पृथ्वी पर एक वेल स्टडीड फिनोमिनन है। आज भी हवाई के माउंट किलोविया की ट्यूब्स में लावा बह रहा है। उस पहाड़ की गहराई में कई एंशिएंट ट्यूब्स हैं जो सतह के नीचे बनी एक भूल भुलैया में खुलती हैं। ये पृथ्वी की सबसे गहरी ट्यूब्स हैं और सबसे पुरानी भी। लेकिन ये मून की ट्यूब्स के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इनसे करीब 10 गुना बड़ी हैं। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इन एरियाज का इंटीरियर कैसा हो सकता है। यहाँ की कुछ केव्स तो बहुत बहुत बड़ी हैं और कई किलोमीटर दूर तक गई हैं। मून पर अंडरग्राउंड भूल भुलैया में लाइफ होने की बात सबसे पहले सन 1901 में H.G. वेल्स की एक कहानी में लिखी गई थी, मून के फर्स्ट मैन। और किस्मत की बात देखिए कि कुछ साइंटिस्ट्स आज इसी आइडिया को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन इस नए विजन में किसी एडवांस्ड लूना सिविलाइजेशन की खोज की बजाय उन लूना कैवर्न्स में एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने की बात कही जा रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि वो लूना बेस के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। उन लूनर लावा ट्यूब्स में हमें एक रेडीमेड अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जहां टेम्परेचर स्टेबल होगा और हम रेडिएशन और मीटियोराइट से भी बचे रहेंगे। शायद वेल्स का वो विजन सिर्फ कल्पना भर नहीं था। पृथ्वी की सबसे सूखी जगहों पर भी बड़ी अनोखी चीजें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि डेजर्ट फ्लोर पर गुजरते बड़े बड़े पत्थरों के ट्रैक्स बने हैं, जबकि ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। नासा ने साइंटिस्ट्स की एक टीम को तहकीकात करने को कहा। वो कोई छोटे पत्थर नहीं थे, काफी बड़े रॉक्स थे। लेकिन वो रॉक्स कैसे मूव कर रहे थे, ये एक मिस्ट्री है। किस फोर्स की बदौलत डेथ वैली के रॉक्स रोल कर रहे थे? डेथ वैली अमेरिका का सबसे निचला इलाका है और यहां दुनिया का सबसे हाईएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन कम ऊंचाई और झुलसा देने वाली गर्मी आखिर 350 किलो के पत्थरों को वैली फ्लोर पर करीब 500 मीटर दूर तक कैसे ले जा सकती है? उनमें से कुछ रॉक्स तो बहुत भारी हैं, वो 150 से 200 किलो के हो सकते हैं। उन्हें जरूर किसी फोर्स ने उन ड्राई लेक बेड्स पर धकेला था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उस रॉक को वहां नहीं होना चाहिए था, पर वो किसी तरह से वहां पहुंच गए। कुछ ने तो कई 100 मीटर लंबे ट्रेल्स बनाए हैं और उनका परफॉर्मेंस भी पैरेलल है। किसी भी रॉक का अपने आप मूव करना तो बहुत मुश्किल है, फिर यहाँ हुआ क्या था? लेकिन ये अनोखे मूविंग रॉक्स कोई नई कहानी नहीं है। ये इस ड्राई लेक बेड पर काफी लंबे समय से हो रहा है और लोकल्स इसे रेस ट्रैक प्लाया कहते हैं। इसका पहला रेफरेंस 1850s के आसपास का है, जिसमें कहा गया है कि ये रॉक्स अपने पीछे सांप जैसे लंबे ट्रेल्स बनाते हैं। यहाँ क्रैक्ड मड पर बने इन ट्रेल्स के आसपास ना तो कोई फुटप्रिंट्स ना ही किसी और एक्टिविटी के साइंस नजर आते हैं। किसी इंसान ने इन पत्थरों को नहीं खिसकाया था। जवाब की तलाश में रिसर्चर्स ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्लू ढूंढना शुरू किया और उन्हें कुछ चौंका देने वाले सबूत मिले एंशिएंट नेटिव अमेरिकन रॉक कार्विंग्स में। उस जमाने में लोगों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इन रॉक्स को खिसकाया था यूएफओज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ने। हिस्टोरिकली डेथ वैली में और उसके आसपास के इलाकों में काफी यूएफओ देखे थे। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना गलत नहीं है कि इन यूएफओज और बड़े रहस्यमय तरीके से खिसकने वाले उन रॉक्स के बीच कोई रिश्ता है।
इस इलाके में काफी लंबे समय से स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने की बात कही जा रही है, लेकिन कभी किसी सस्पेक्टेड यूएफओ एक्टिविटी को फिल्माया नहीं जा सका था। इसके पहले जनवरी 2013 में फोटोग्राफर गेविन हेफनन डेथ वैली में उन रॉक्स के ऊपर से नाइट स्काई टाइम लैप्स को शूट कर रहे थे। हम जिन चीजों को अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके। मैं डेथ वैली के डार्क स्काईज में लॉन्ग एक्सपोजर का इस्तेमाल कर रहा था और तभी अचानक मैं स्पेस में वहां तक देखने लगा जहां तक ऐसे देख पाना मुमकिन नहीं था। हेफनन ने आसमान में उन पत्थरों के ऊपर चक्कर लगाते एक ट्रेल को देखा। हम सोच रहे थे कि वो क्या है। किसी ने पहले कभी वैसा कुछ नहीं देखा, ना कभी उसके बारे में सुना था। और जब हमें एक ऐसी चीज दिखी जो एक ही शॉट में 3 चक्कर लगा रही थी, तो हम सभी चौंक गए। कहीं उसी की वजह से तो डेथ वैली में वो पत्थर नहीं खिसक रहे थे। प्लैनेटरी साइंटिस्ट रैल्फ लॉरेंस को ऐसा नहीं लगता। इस प्रोसेस से जुड़ा एक क्लू है और उसके मुताबिक कनेडियन आर्कटिक में बड़े बड़े बोल्डर्स को बर्फ खिसका देती है और वहां हजारों एकड़ में फैली बर्फ पर हवा बड़ी आसानी से उन्हें धकेलती है और रॉक पर पड़ने वाली विंड फोर्स ही उसे बुलडोज करती है। लेकिन डेथ वैली कोई बर्फीला वीराना नहीं है, बल्कि वो तो दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। एक नासा फंडेड रिसर्च टीम ने करीब 10 साल तक रेस ट्रैक प्लाया पर रॉक्स को ट्रैक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 साल के इंतजार के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। हाल तक किसी ने रॉक्स को मूव करते नहीं देखा था, लेकिन इस साल की सर्दियों में वो भी देखा गया। सर्दियों में डेथ वैली का एक्सट्रीम टेम्परेचर दोनों तरह से काम करता है। डेथ वैली एक डेजर्ट है, लेकिन सर्दियों में यहाँ रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जब वो झील जम जाती है तब कई बार वहाँ रॉक्स को मूव करते देखा गया है। उनके चारों ओर जो शीट आइस बनती है वो उन्हें लेक बेड से दूर ले जाती है। जब बर्फ पिघलती है तब वो उसे तोड़ देती है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा रॉक से चिपका रहता है और फ्लोटिंग लाइफ सेवर का काम करता है। फिर लेक बेड के स्लिपरी मड पर हवा का हल्का सा पुश भी उन रॉक्स को वैली फ्लोर पर दूर तक धकेल देता है। और जब बर्फ रॉक्स को खिसका रही हो तब उसे धकेलने के लिए ज्यादा हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती।